हे एवरीवन, स्वागत है आपका द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एक नए लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर तक हमने लाइसोसोम्स को कंप्लीट कर दिया था, जिनको हम कहते थे सुसाइटल बैग्स ऑफ द सेल। आज की जो नई वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए, अगर आप खाना खाते हैं, आप क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। अगर आप पूछो कि आप खाना क्यों खाते हैं, तो आपका सिर्फ यही जवाब हो सकता है, या तो पेट भरने के लिए खाते हैं, या फिर कह सकते हैं टेस्ट के लिए खाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए खाना को खाते हैं। यानी कि अगर हमें खाना चाहिए तो हम क्या हमें एनर्जी चाहिए तो हम क्या खाते हैं? खाने को खाते हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि फूड का इंटेक किस लिए करते हैं हम? ताकि हम एनर्जी को कंज्यूम कर सकें, एनर्जी को कंज्यूम कर सकें। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो एनर्जी होती है ये हमारी बॉडी में कौन बना रहा है? हमारी बॉडी में सारी सेल्स काम कर रही है, बहुत सारे सेल्स की हमारी बॉडी मिलकर के बनी हुई है, लेकिन हर एक सेल का अपने आप में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमने सेल ऑर्गेनल्स में देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम है इसी एनर्जी को बनाना, एंड माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमारी बॉडी के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में। उन रिएक्शंस को करने के लिए एनर्जी जो बना रहा है, जो एनर्जी हमको चाहिए करने के लिए, वो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, ये क्या बना रहा है? ये हमें सप्लाई कर रहा है एनर्जी। क्या सप्लाई कर रहा है? एनर्जी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए, सेल के मतलब अलग अलग ऑर्गेनल्स के ना कुछ अलग अलग नाम रखे होते हैं, जैसे सुसाइटल बैग्स देखा था आपने, लाइसोसोम्स को कहते हैं। ऐसे इसका माइटोकॉन्ड्रिया का नया नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे लिए पावर यानी कि एनर्जी को जनरेट कर रहा है, एनर्जी को जनरेट कर रहा है, इसलिए क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, अब ये जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, ये एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? क्या ये ऐसी एनर्जी है कि मतलब प्रोटीन खाए तो प्रोटीन थोड़ी ना एनर्जी देता है? एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो होगी ना, एनर्जी कुछ किसी ना किसी फॉर्म में तो होगी। ये थोड़ी ना कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स घूम रहे हैं और वो एनर्जी दे रहे हैं। नहीं, क्या हुआ? आपने जो भी खाना खाया, ग्लूकोज खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, उससे एनर्जी बनती है। और बनती कैसे है तो हम देखेंगे आगे की क्लासेस में वो तो, लेकिन हमने कहा कि एनर्जी बन रही है। अब एनर्जी बन करके किस फॉर्म में स्टोर होती है, यानी कि एनर्जी दिखती कैसी है हमको, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर्ड है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई पेपर आपको स्टोर करके रखना है, आपके पास कलर पेपर है और आप उनको लेकर के आए थे, आपको स्टोर करके रखने हैं। तो आपने क्या करा? उसको अपनी फाइल में लगा दिए, सारे कलर्ड पेपर ला करके आपने अपनी फाइल के अंदर लगा दिए। तो आपके कलर्ड पेपर जो है वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड है? फाइल की फॉर्म में स्टोर्ड है। आपकी फाइल में सारे के सारे क्या है? कलर्ड पेपर स्टोर हुए हुए हैं। इसी तरीके से जो एनर्जी है ना, वो हमारी बॉडी में किसकी फॉर्म में स्टोर्ड है? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। और ज्यादा क्लियर होगा अभी बताती हूँ। देखो, इसकी फुल फॉर्म को तोड़ो, क्या है? एडिनोसिन ट्राई, यानी कि ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे होंगे, अब आगे के चैप्टर अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आएगा कि फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है। तो एडिनोसिन भी एक तरीके का क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। एडिनोसिन भी एक तरीके का मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट भी एक तरीके का क्या है? मेरा मॉलिक्यूल है। अब ये एडिनोसिन का मतलब है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है? एडिनोसिन कोई कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल है एडिनोसिन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेरा एडिनोसिन। अब इसका मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक एडिनोसिन के मॉलिक्यूल पर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अगर मैं लगा दूं, क्या लगा दूं? 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अगर मैं लगा दूं, तो ये क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एक एडिनोसिन के मॉलिक्यूल से 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों अगर, तो उसको मैं कहूंगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर एनर्जी कहाँ है? इसके अंदर एनर्जी कहाँ है? तो देखिए, जब भी ये फॉस्फेट बनते हैं ना आपस में,
फॉस्फेट बनते हैं आपस में, तो ये भाई किसी ना किसी तरीके से तो जुड़े हुए होंगे ना, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, है ना, किसी ना किसी तरीके से तो ये जुड़े हुए होंगे। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसी तरीके से और बहुत अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं। यानी कि सिंपल ये समझिए, ये क्या है, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं आपस में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये 3 दोस्त है फॉस्फेट, जो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, आपस में हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। अब इनका जो हाथ पकड़ना है ना, वो इनकी ताकत है। ये क्या दिखा रहे हैं कि हम तीनों दोस्त क्या है, एक साथ है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ये जो हाथ पकड़ रखा है ना, ये हमारी पावर है, हमारे हाथों के अंदर एनर्जी है, हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। तो सिमिलरली ये जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है ना, ये भी आपस में ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। और इनको हटाने के लिए ना, इनको हटाने के लिए क्या होता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। सॉरी, मतलब ये जब टूटते हैं ना, जब टूटते हैं, सोचिए अगर तीनों दोस्त बीच में बैठे हुए हैं, तीनों दोस्त हाथ पकड़ के, उनको अलग अलग करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, गुस्सा करेंगे ना वो, उनका कहीं ना कहीं गुस्से का आपको सामना करना पड़ेगा, वो भी अपनी पावर दिखाएंगे। तो सिमिलरली क्या होता है, ये जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है ना, आपस में पकड़ करके बैठे हुए हैं और इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जैसे फ्रेंडशिप का बॉन्ड था ना, ऐसे यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अलग तरीके का बॉन्ड होता है। अब इस बॉन्ड के अंदर है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अगर मैं इन तीनों में से एक को भी अलग करूंगी ना, तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी खर्च होगी। कैसे खर्च होगी, वो दोनों जो तीनों दोस्त हैं आपस में क्या करेंगे, वो मिलकर के कोशिश करेंगे कि सामने वाले को मारे, सामने वाले को मारे, इसलिए वो क्या करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे अपनी। यानी कि इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एनर्जी है। मैं इनको तोड़ूंगी तो मुझे एनर्जी मिलेगी, ठीक है, मुझे एनर्जी मिलेगी। तो सिमिलरली क्या होता है, ऐसे हमारी बॉडी में ना बहुत सारे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट घूमते रहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं। और जब भी मुझे एनर्जी की जरूरत होती है, मैं क्या कहती हूँ, इधर एटीपी टूट 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 के दिखा, टूट के क्या दे, एनर्जी दे। अब इसको ब्रेक डाउन करो, इसमें से एनर्जी निकालो, तो मैं क्या कहती हूँ, एटीपी इधर आओ, क्या दो, एनर्जी मुझे रिलीज करके दो। तो ये एटीपी क्या कहता है, चलो ठीक है, अगर हमें एनर्जी रिलीज करनी है तो मैं अपने एक फॉस्फेट के बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता हूँ, मैं एक फॉस्फेट के बॉन्ड को अपने खोल देता हूं, यानी कि मैं यहां से एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता हूं अपने मॉलिक्यूल में से, एक फॉस्फेट को रिलीज कर देता हूं। तो ये फिर कैसा दिखता है मुझे, ये फिर मुझे दिखता है इस तरीके से, ये एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल, एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल, और इस पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बचेंगे फॉस्फेट के। 2 क्यों बचेंगे, क्योंकि इसने एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए एक फॉस्फेट को अपने अंदर से हटा दिया है। अब ये जो हटा दिया मॉलिक्यूल फॉस्फेट का, इसने उसको मैंने यहाँ रख दिया। अब एक बात बताओ, ये जो मॉलिक्यूल बना है, क्या ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, क्या ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो नहीं भैया, इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल कहाँ है, इसमें तो सिर्फ 2 ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसको ATP नहीं बोल जाता है, ATP नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, ADP, क्या बोलते हैं, ADP। इसका मतलब है एडिनोसिन, एक एडिनोसिन के मॉलिक्यूल से डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं फॉस्फेट के, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर, एटीपी के अंदर। एटीपी में से एक फॉस्फेट निकलेगा तो एडीपी बन जाएगा, और साथ में एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर थी वो मेरे को मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे एडीपी बना है ना, ऐसे ही एएमपी भी बनता है। यहाँ पे M का मतलब होता है मोनो, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको समझ, अगर आपको याद नहीं करना तो भी आप याद ना करें, ठीक है। तो बस आपके में इतना ही है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर क्या होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे आपको सामान लेने को जाना होता है बाजार में से, तो क्या करते हैं, पहले पैसे देते हैं, करेंसी खर्च करते हैं, उसके बाद सामान मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर कुछ भी रिएक्शन करवानी है तो पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, बाद में रिएक्शन होगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जैसे हमारे लिए पैसे काम करते हैं, करेंसी काम करती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। जब तुम एनर्जी दोगे तो रिएक्शन होगी। तो इसी तरीके से ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है ना, ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, इसलिए बोला जाता है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ
सेल। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारी जो एटीपी है, एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है किसकी, सेल की है। अब देखिए ये सब क्या बना रहा है, ये सब जितना भी काम कर रहा है ये कर रहा है हमारी सेल के अंदर का पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी तो जान ले, वो इतना महान काम जो कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्या जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है, उसमें काफी सारे स्ट्रक्चर अलग भी होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको दिखाऊंगी वो सिर्फ आधा अधूरा सा ही माइटोकॉन्ड्रिया है। जब आप बड़े होंगे और क्लासेस में जाएंगे 11th क्लास वगैरह में, 12th में, तो इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे जाके स्ट्रक्चर्स और ज्यादा खुलते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं क्या बना रही हूँ, ये है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैं कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बनाया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर बनाई यानी कि ब्लैक वाली, उसके अंदर मैंने कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाया, फोल्डेड स्ट्रक्चर इसके अंदर मैंने बनाया। अब देखिए ये जो मैंने बाहर की ये लेयर बनाई है ना, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो इनर वाली है ना, ये अंदर वाली जो है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंपल, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बस अंतर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, आउटर मेम्ब्रेन तो सिंपल है जैसी होती है नॉर्मल, लेकिन इनर मेम्ब्रेन कैसी है, इनर मेम्ब्रेन है हाईली फोल्डेड। कैसी है, हाईली फोल्डेड। आप देख भी सकते हैं यहाँ से क्या है, यहाँ से कर्व बन रहे हैं, यानी कि ये किस तरीके से है, ये इस तरीके से है कुछ, जैसे कि मेरे पास ये है, ये क्या है, ये एक मेरे पास कपड़ा है और इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, इस तरीके से मैंने लेयर को फोल्ड कर दिया, तो क्या होगा, ये जो लेयर थी ना मेरी बाहर की लेयर, सॉरी अंदर वाली जो लेयर थी, उसने क्या कर लिया, खुद को फोल्ड कर लिया। तो आउटर मेम्ब्रेन तो नॉर्मल जैसी होती है वैसी ही है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड है। अब मैं कह रही हूँ कि ये हाईली फोल्डेड क्यों है, ये हाईली फोल्डेड इस तरीके से फोल्ड इसने खुद को क्यों कर लिया है। अब इसने खुद को फोल्ड करा है ताकि मैं सरफेस एरिया को बढ़ा सकूं। सरफेस एरिया मतलब जैसे आपकी बॉडी है, ये जो बाहर का एरिया है जिस पर आप टच कर रहे हो, ये क्या है, सरफेस है आपका। तो ये भी क्या कर रही है, ये अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है भाई, मैं कहती हूँ आपको कि आपको छोटे से स्पेस में, इतने से स्पेस में क्या करना है, इतने से स्पेस में आपको एक पेपर को एडजस्ट करना है। छोटा सा स्पेस दिया मैंने आपको, मैंने कहा आपको इतने स्पेस में एक पेपर को एडजस्ट करना है और उसमें मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। मैक्सिमम एरिया यानी कि मैं उसको सरफेस को मैक्सिमम कवर कर सकूं। तो एक बात बताइए, आप पेपर को ऐसे सीधा लगाएंगे या फिर आप पेपर को ऐसे फोल्ड करके लगाएंगे, बताइए। एक मैंने तरीका था कि मैंने इसको सिंपल सीधे लगा दिया पेपर को, 2 पॉइंट्स है, सोचिए 2 पिन है, इसके बीच में मैंने एक तो पेपर को लगा दिया बिल्कुल सीधा और एक पेपर को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके लगा दिया। अब बताइए कि किसमें पेपर ज्यादा लगा, इस वाले में पेपर ज्यादा लगा या इस वाले में पेपर ज्यादा लगा। तो सही बात देखने की है कि इस वाले में पेपर ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने से क्या होता है, फोल्ड करने से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, इतना एरिया काटा माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसमें जो ऊपर वाली लेयर है वो कम है, लेकिन नीचे वाली लेयर फोल्डेड है। नीचे वाली लेयर कैसी है, फोल्डेड है, और फोल्डेड है तो मतलब क्या है, उसके अंदर सरफेस एरिया भी ज्यादा है। देखो ज्यादा एरिया पे आप टच कर सकते हो, यहाँ पे केवल इतना सा एरिया है, यहाँ पे मैं अगर इसको मेजर करूंगी तो ये एरिया ज्यादा आएगा। अगर कहीं भी कोई लाइनिंग फोल्डेड है तो उसका मतलब है कि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं कहती हूँ ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज क्यों कर रही है, इसको क्या जरूरत पड़ी है सरफेस एरिया इंक्रीज करने की। तो भाई ये सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, पावर बना रहा है, यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब एनर्जी का प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी ना अपने अंदर बैठे बैठे कुछ भी अपने आप करे जा रहे हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चली होगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई होगी, तभी तो एटीपी बनी है। कुछ ना कुछ तो झोलमाल चल रहा है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एनर्जी बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। इसके अंदर क्या चलती रहती है, केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। और केमिकल रिएक्शंस अगर
केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस पे सारी केमिकल रिएक्शन होनी है, अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना उतने अच्छे से हमारे क्या हो पाएंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाएगा। अब शायद ये आपको यहाँ पे बात समझ में ना आए, लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा था कि ये स्ट्रक्चर कैसे है, अधूरे हैं, अधूरा स्ट्रक्चर है। अब पता है क्या होता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स इस तरीके के पाए जाते हैं। ये बना रही हूँ ना मैं लॉलीपॉप की तरह, ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है F1/F0 पार्टिकल्स। ये इनका नाम होता है, 0 का मतलब है F0, ठीक है। F1 या F0 पार्टिकल्स इनको कहते हैं। जो आप देख रहे हैं ना सरफेस, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी इनर लेयर पर अंदर की साइड ये है। अब ये क्या होता है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, इनके अंदर ये जो पार्टिकल्स है ना, इनके अंदर एनर्जी बनाता है। अब देखिए जितना ज्यादा सरफेस होगा उतने ही F1 पार्टिकल्स इस पे लग पाएंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही F1 F0 पार्टिकल्स इस पे एडजस्ट हो पाएंगे, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स एडजस्ट होंगे उतनी ही अच्छी तरीके से मेरा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो बात समझ में आई, अंदर की लेयर फोल्डेड है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है। क्यों सरफेस एरिया बढ़ा रही है, ताकि केमिकल रिएक्शंस अच्छे से हो सके, और ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होने से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। तो अगर हाईली फोल्डेड है तो केमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस क्या हो जाता है, सरफेस इंक्रीज हो जाता है। एरो का मतलब है ऊपर की साइड, एरो का मतलब है इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ गई, तो इसे यहां से हटा दीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। F1 F0 पार्टिकल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये तो देख लिया हमने इनर मेम्ब्रेन की बात। अब देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है भाई। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है पोरस। कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब क्या होता है, पोरस का मतलब होता है छिद्रित, यानी कि छेद वाली। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं। अब छेद क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भाई पोरेस प्रोटीन्स, कुछ इस तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो जिनके अंदर क्या होता है, छेद होता है। अब इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, अगर बहुत सारे छेद होंगे तो मैं क्या कह सकती हूँ कि आउटर मेम्ब्रेन में से सब्सटेंस जो भी सेल के बाहर है वो अंदर में ला सकती हूँ, क्योंकि ये कैसी है, पोरस है, यानी कि इसके अंदर छेद है। अगर आउटर मेम्ब्रेन में छेद है यानी कि सामान मैं अंदर की तरफ ला सकती हूँ। अगर अंदर की तरफ आएगा तभी तो एनर्जी का प्रोडक्शन करवाएंगे, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगी। तो क्या है कि हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कैसी है, पोरस है। पोरस क्यों है, ताकि सब्सटेंसेस को हम अंदर ले सके माइटोकॉन्ड्रिया के। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, आउटर मेम्ब्रेन के बाद इसमें खास चीज एक देखने को मिलती है। जैसे कि हमने सेल में स्ट्रक्चर देखे थे कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में घूमता है डीएनए। क्या देखा था, न्यूक्लियस में घूमता है डीएनए। और हमने ये भी देखा था कि भाई सेल के पास राइबोसोम्स नाम के कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम नाम के कुछ सेल ऑर्गेनल होते हैं। और ये राइबोसोम क्या करवाते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाते हैं। यही राइबोसोम तो आर पे भी प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि सेल के पास क्या होता है, डीएनए होता है, और सेल के पास हमारा राइबोसोम्स भी होते हैं। अब सिमिलरली ऐसा देखा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, राजा है, कुछ अलग तरीके का वो सेल ऑर्गेनल है। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए लेकर के बैठा हुआ है। यानी कि वो कहता है भैया अपनी प्रॉपर्टी है, मैंने खरीद रखे हैं अपने राइबोसोम और डीएनए, ठीक है, मैं ऐसे किराए पे नहीं रहता हूँ, मैं तो क्या है, मैं तो अपना प्राइवेट खरीदूंगा, मैंने तो अपना खरीद लिया अपनी प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, डीएनए मिल जाएगा। किसका डीएनए मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए मिल जाएगा, ठीक है, डीएनए। और क्या मिलता है, राइबोसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, छोटे छोटे राइबोसोम्स भी इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई जब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना पर्सनल डीएनए और राइबोसोम है तो क्या ये प्रोटीन नहीं बना सकता। तो मैं कह सकती हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स का प्रोडक्शन भी कर लेता है, अपने लिए वो प्रोटीन्स का प्रोडक्शन खुद कर लेता है अपने राइबोसोम की हेल्प से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, खुद के ही राइबोसोम से प्रोटीन का प्रोडक्शन कर लेता है,
प्रोटीन का प्रोडक्शन कर लेता है। अब फटाफट से रिवाइज करो क्या क्या है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस है, यानी कि इसके अंदर थोड़े थोड़े होल्स हैं ताकि सब्सटेंसेस अंदर आ सके। जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर, वो फोल्डेड है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, केमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके। हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है और खुद ही का राइबोसोम्स भी है। अब इसके अंदर राइबोसोम है, इसलिए क्या करता है, अपना खाना खुद ही बना सकता है। और जब ये अपना खाना खुद ही बना सकता है, इसलिए ऐसे सेल ऑर्गेनल्स को बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। क्या बोला जाता है, डीएनए और राइबोसोम्स हैं दोनों इसके पास। डीएनए राइबोसोम होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस। अब सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि सेमी का मतलब होता है हाफ। देखा था ना कि सेमी परमिएबल होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, हाफ परमिएबल होती है, तो सेमी का मतलब होता है हाफ यानी कि आधा। और ऑटोनॉमस का मतलब मैं कह सकती हूँ कि इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब कि इसको बाहर के किसी चीज से मतलब नहीं है, बाहर की किसी चीज से मतलब नहीं है, बाहर से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसको सेल से मतलब नहीं है, सेल से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। किस चीज के लिए, राइबोसोम के लिए और डीएनए के लिए। लेकिन इससे और चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ना सेल के अंदर रह करके, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि सिर्फ डीएनए और राइबोसोम्स के लिए क्या है, डीएनए और राइबोसोम्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल से इंडिपेंडेंट है, उसे सेल की जरूरत नहीं है इस प्रोटीन को बनाने के लिए। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, ये पूरी तरीके से तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये हाफ इंडिपेंडेंट है। कैसा है, हाफ इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि ये सेमी ऑटोनॉमस है। कैसा है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स को कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार माइटोकॉन्ड्रिया का दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि एटीपी में क्या होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होती है, जो दोस्ती होती है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और उसे तोड़ने पर, उनकी दोस्ती तोड़ने पर वो गुस्सा करते हैं, यानी कि वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है तो ट्राइफॉस्फेट की जगह वो डाइफॉस्फेट बन जाता है और डाई से मोनोफॉस्फेट भी बन सकता है। और हमने आगे क्या देखा कि भाई सेल का अगर जो हमने एटीपी थी, एटीपी को हमने कहा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरीके से हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अभी तक जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन के थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और डबल मेम्ब्रेनस के साथ साथ जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है। फोल्डेड क्यों है, ताकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो सके, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस उसके अंदर हो सके, अच्छे से एनर्जी को रिलीज करवा सके। इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है, इसलिए राइबोसोम से ये प्रोटीन बनाता है और डीएनए से क्या होता है, डीएनए से इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है, इसको अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनने हैं ना, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनना है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करना है। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी बनाना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी कॉपी बनानी है तो इसको न्यूक्लियस से डीएनए लेने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है, इसके पास अपना डीएनए है। तो डीएनए से सेल्फ रेप्लिकेशन और राइबोसोम से प्रोटीन फॉर्मेशन। इस वजह से क्या है, ये थोड़ा थोड़ा काम अपना खुद कर लेता है और सेल से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये हाफ इंडिपेंडेंट है, या फिर कह सकती हूँ कि सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। We will see you in next video. Till then, thank you very much.